इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक प्राइमरी सेल जिसका ईएमएफ ई है। इसका हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से हम सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे एक सेल लगाया जिसका ईएमएफ ई है। यहाँ पे एक लगाया हमने रेजिस्टेंस बॉक्स एस। यहाँ पे एक की लगाई K2 K1 यहाँ पर लगी हुई है। एक लगाया गैल्वेनोमीटर, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। अब इसका हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको ईएमएफ कंपैरिजन पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। जिसने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे, पहले वो 2 लेक्चर देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है पोटेंशियोमीटर का। इसको हम लोग अब समझ रहे हैं। जिस सेल के ईएमएफ कंपेयर कर जिसके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए ऐसा सर्किट अरेंजमेंट ये है। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक की लगाई। ये ड्राइवर सेल है, इसका ईएमएफ हमेशा इसके ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। क्या टेक्निकल इसमें जो समस्या आती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि इसका ईएमएफ इससे क्यों ज़्यादा होना चाहिए। ये अपना नेक्स्ट वीडियो में अभी देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। सबसे पहले हमने किया क्या, हमने सबसे पहले इस की को लगाया और ये की को ओपन रखा। फिर हमने जॉकी को पहले की तरह पहले यहाँ रखा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन एक साइड फुलाया। फिर जॉकी को लास्ट पॉइंट पर रखा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन सेकंड लास्ट पॉइंट पे मैक्सिमम आया दूसरी साइड में। अगर डिफ्लेक्शन दोनों साइड फुल आ रहा है तो सर्किट कनेक्शन सही है। अगर ऐसा नहीं है तो सर्किट का कनेक्शन सही नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, उस समय स्क्रू के कनेक्शन को टाइट करते हैं, वायर के एंड पॉइंट को हम लोग सैंड पेपर से साफ करते हैं। बस यही कुछ पॉइंट्स होते हैं और फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन सही आ जाता है। फिर हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा निकाल लिया, मान लिया R ओम का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। फिर हमने जॉकी को यहाँ पर रखा। फिर जॉकी को धीमे धीमे यहाँ से यहाँ तक मूव कराया, फिर यहाँ मूव कराए। फिर कोई एक पॉइंट पे मान लो यहाँ पे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 शो हो रहा कि स्टार्टिंग में जब जॉकी यहाँ रखी थी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन फुल आ रहा था एक साइड। आप घुमातेगा और यहाँ लाए तो यहाँ पे लाए तो डिफ्लेक्शन एकदम से 0 हो गया। जैसे डिफ्लेक्शन 0 हुआ वो हमने लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। ये लेंथ आ गई मान लो L1। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ईएमएफ E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, करंट में कोई चेंज नहीं किया, रजिस्टर उसी पोजीशन पे है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक की लगा दी और इससे इस एस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस एस ओम का बाहर निकाल लिया। फिर हमने देखा, फिर हमने जो है डिफ्लेक्शन फिर से इसका चेक किया, फिर से जॉकी को यहाँ घुमाया। अब की बार हमने जॉकी की पोजीशन कुछ चेंज पाई, वो पाई हमने L2। हम देखा कि पहले L1 पर डिफ्लेक्शन 0 हुआ था गैल्वेनोमीटर में, लेकिन अब की बार में लेंथ कुछ कम हो गई, L2 पे डिफ्लेक्शन 0 हुआ। पहले बार में इस वायर इस पोटेंशियोमीटर इस सेल के पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा था, तो हमने कहा सेल ओपन सर्किट में है। अब की बार क्या किया है कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया। इसका मतलब क्या है, अब ये सर्किट क्लोज सर्किट है। तो क्लोज सर्किट कंडीशन में जो ये ईएमएफ होता है वो क्या बन जाता है, आप लोगों को पता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये जो लेंथ V L2I है, ये क्या हो गई है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B। पहले बार में लेंथ L1 आई थी, वो हमने कहा था E1, क्योंकि वो थी ओपन सर्किट में। अब की बार में लेंथ L2 आई है, क्योंकि अब वो किसमें है, कि क्लोज सर्किट में। तो इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसे कहेंगे ईएमएफ। इन दोनों को कंपेयर करिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड, E अपॉन B इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। हम लोगों को पता है इसका फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का, आप सभी लोगों को पता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू E अपॉन V -1 मल्टीप्लाई बाई R। पुट E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 एंड R की वैल्यू रखेंगे S क्या है, यहां से निकाला गया रेजिस्टेंस। तो
आर की वैल्यू कितनी हो गई, L1 अपॉन L2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एस। इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले में भी समझाया था, इसका एक और मेथड, उसको हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ में आया होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में ये है, तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में हमने यहाँ से की हटाई, फिर से वही प्रोसेस। पहली बार में लेंथ L1 आई, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ X, तो L1 का रेजिस्टेंस X, वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है I, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E1 इज इक्वल टू I इंटू L1X। दूसरे बार में क्या किया, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया और इससे S ओम का रेजिस्टेंस बाहर निकाल लिया। फिर से हमने बैलेंसिंग लेंथ चेक करी, वो बैलेंसिंग लेंथ आई L2, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने मान लिया X, तो हो गया आपका L2X इंटू आई। ये क्या देगा, ये देगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, फर्स्ट अपॉन सेकंड E अपॉन V इज इक्वल टू आई L1X आई L2X, आई से आई कैंसिल, इससे कैंसिल, तो E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये आ गया। अब बस इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में हम लोगों को रख देना है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू E अपॉन V। जिसने ये डेरिवेशन ना समझा हो वो पिछले वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, जहाँ मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों मैंने एक ही वीडियो में समझाए हुए हैं। अब यहाँ पे E अपॉन V की वैल्यू रखें L1 अपॉन L2 एंड R की वैल्यू S पुट, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 एंड R इज इक्वल टू S। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू S। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और प्राइमरी सेल का फॉर्मूला आ गया। दोनों ही मेथड सिंपल हैं, जिसमें जिसको सहूलियत लगे वो फॉलो कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं वो सॉल्व करने का प्रयास करूँगा।